हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपने अगली क्लास में। और क्वेश्चन नंबर चेक करें। पिछली क्लास में हम कौन सा क्वेश्चन चेक कर रहे हैं बेटा? वो क्वेश्चन नंबर जो पिछली क्लास में हमने कर दिया है। सर उसका क्या करेंगे? उसको दोबारा थोड़ी ना करना है बेटा, उससे अगला करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 20 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर दिया था, गुणोत्तर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्नावली है बेटा ये 9 3 गुणोत्तर श्रेणी है ना। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम आ रहे हैं, दिखाइए कि अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, दिखाइए अनुक्रम ए आर स्क्वायर इतने इतने ए आर के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी ही है। सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है? दो अनुक्रम हैं, ठीक है। एक है ए आर स्क्वायर इस तरीके से बेटा। दूसरा है ए आर और ए आर स्क्वायर। हमारे पास ये दो अनुक्रम हैं। ये कहना है कि इनके पदों को अगर गुणा कर दें आपस में तो भी एक गुणोत्तर श्रेणी ही बनती है, ठीक। तो क्या करते हैं? पदों को गुणा करने पर क्या लिखते हैं? पदों को गुणा करने पर। अच्छा, कौन से पद गुणा करने हैं? संगत पद, यानी पहले पद से पहला पद, दूसरे पद से दूसरा पद, है ना। तो क्या मिल जाएगा मुझे? ए और ए आर ए आर स्क्वायर ये मिल जाएगा, ठीक। तो हमने देखा कि ये जो है एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसमें क्या कहते हैं? प्रथम पद क्या है इसका? ए और सार्वनुपात क्या बनेगा इसका? सार्वनुपात क्या बनेगा इसका? देखो ए आर स्क्वायर तो बनेगा आर। मतलब अगले पद को पिछले पद से या पहले पद से भाग कर दे तो क्या मिलता है? सार्वनुपात। बस इतनी बात है। तो हम कह रहे हैं ये जो है एक गुणोत्तर श्रेणी है। मतलब कुछ नहीं करना, बस आपको गुणा करके दिखा देना। प्रथम पद क्या हो गया? छोटा ए बड़ा ए। सार्वनुपात छोटा आर बड़ा आर हो गया। बस इतना सा सवाल है। सर इतनी सी बात है बस? हाँ, इतनी सी ही बात थी और कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 20 है। आगे चलते हैं, अगला सवाल करेंगे। शाबाश, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखें एक बार। 21 है। 20 तो हो गया ना। 20 बार बार मुझे याद क्यों आ रहा है? इतना छोटा सा सवाल था ये। 21, ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। प्रथम पद तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो। तो प्रथम पद क्या हुआ बेटा? ए और +9 और ये हो जाए तीसरा पद यानी ए आर स्क्वायर। ये पहली शर्त है, इसको पहले समीकरण मान लो। तो ये होता है तीसरा पद ए आर स्क्वायर, ये होता है प्रथम पद। प्रथम पद से 9 ज़्यादा कर दें, तीसरा पद हो गया। दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। अब दूसरा पद जो है चौथे पद से यानी ए आर क्यूब से 18 अधिक हो। दूसरा पद ए आर, ये हो गई इसकी दूसरी शर्त। मतलब ये हमने लिख दिया शर्ता अनुसार। चौथे पद से 18 ज़्यादा है दूसरा पद। चेक कर लो, चौथे पद से 18 अधिक है दूसरा पद। हो गया। ये दो समीकरण आ गई हैं। और ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए। मतलब गुणोत्तर श्रेणी में ये पद होंगे, इनको ज्ञात करेंगे, समीकरणों को हल कर लेंगे। तो समीकरणों को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका, पहला तरीका क्या है? देखो यहाँ पे इन दोनों जगह पे ए है ना। तो इस ए को ठीक कर सकते हैं ना। देखो ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9, ये हो गया। देखो अच्छा, यहाँ भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या कर सकते हैं? ए आर माइनस ए आर क्यूब बराबर 18, ऐसा।
मतलब ए के पदों को कॉमन लिया जाए, काट लें, है ना। अच्छा, इस वाली से फिर क्या बन जाएगा, अगर ए को कॉमन ले लें, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9। इसमें से भी ए कॉमन ले लें तो ये कैसी हो जाएगी, ए आर कॉमन ले लें, 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 18, ऐसी हो जाएगी। तो इसको मान लिया समीकरण नंबर 3 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 4। अब भाग कर लें, 3 को 4 से भाग कर लें तो देखो ए से ए कट जाएगा, आर बचेगा, ऊपर क्या है आर स्क्वायर माइनस 1 है, नीचे 1 माइनस आर स्क्वायर, तो बेटा माइनस 1/r बचेगा और यहाँ 1/2 बचेगा। तो यहाँ से r का मान आ गया -2, ये लो। अच्छा, अब a का मान आएगा, कहाँ से आएगा, किसी से भी a का मान निकाल लो। देखो a का मान निकालने के लिए क्या करें, किसी में इसमें चले जाएं, देखो इसमें चला जाए, पहले वाली में चले जाएं, हैं तो r का मान आया -2 का स्क्वायर -1 है, -1 बराबर 9। इसे हल कर लें तो ये a का मान कितना हो गया, 4 - 1 9, तो a का मान आ गया 3, है ना। तो क्या लिखना है, 4 पद, तो 4 पद लिख देंगे। अब 4 पद, कैसे होंगे वो 4 पद, चलो, एक होगा a, एक होगा ar, एक होगा ar स्क्वायर और एक होगा ar क्यूब। a कितना है 3, अगला होगा -6, इससे अगला होगा 12, इससे अगला होगा -24, ऐसे हो जाएंगे। देखो r का मान रख देंगे ना तो 4 पद हो जाएंगे ये, तो ये हो गया हमारा उत्तर। शाबाश, सवाल बढ़िया था ना, एकदम सॉफ्ट सा क्वेश्चन था, कोमल सा सवाल था मतलब। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लो। अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, शाबाश। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा क्यूवा आरवा पद ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू 1 होता है। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, मान लेंगे 22 में माना प्रथम पद, इसे मान लेंगे ए नॉट और सार्वनुपात, सार्वनुपात इसे मान लेंगे आर नॉट। क्यों, क्योंकि आर वगैरह के प्रतीक पहले से हैं भाई। हम अगर 2a रख लेंगे, मान लीजिए प्रथम पद को हम क्या मानते हैं, a मानते हैं। अगर हम a ही मान लेंगे और सार्वनुपात को आर होता आर ही मान लेंगे तो देखो इसमें खिचड़ी पक जाएगी फिर, क्योंकि इसमें पहले से भी आर है, आर एक प्रतीक है, एक आरवा पद है और a भी है इसमें। तो नए प्रतीकों को मानते हैं जब ऐसा होता है अपनी तरफ से। तो अब क्या करना, a की पावर q माइनस आर, तो p वा पद जो है वो a है, तो a जो है p वा पद है, यानी a नॉट आर नॉट p माइनस 1, ये कहानी है। b जो है वो q वा पद है, a नॉट आर नॉट q माइनस 1, c जो है वो r वा पद है, a नॉट आर नॉट और r माइनस 1। ये हैं जो हमें जानकारी में है मामला। अब जो सिद्ध करना है हम उसको देखेंगे, क्या हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने वाला जो पूरा लंबा सा प्रोसेस है उसमें हम इसे लगा देंगे अब। ठीक, चलिए मान रखना शुरू करें। तो ये पूरा का पूरा जो है 0 हो जाना है, पावर में क्या पहुंचेगा, 0 पहुंच जाएगा। अगर किसी की पावर में कुछ 0 हो जाए, 0 की पावर ना हो, बस 0 की पावर में 0 ना हो, बाकी पावर में घात में कुछ भी चला जाए तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो देखो a की पावर q माइनस आर, पहला जो पद है वो है a की पावर q माइनस आर, गुणा में है बेटा। दूसरा है b की पावर r माइनस पी, b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू। और ये जो है ये हमें करना है बराबर 1 के। ठीक, ऐसा बस। अब हल करते हैं, वैल्यू लगाते हैं, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए अपन क्या करते हैं, हम लिख लेंगे LHS, बस LHS लिखो, वैल्यू डालना शुरू कर दो यहाँ से।
देखो ए की पावर, ए में क्या लिखें, पहले ए लिखें, ए नॉट आर नॉट पी माइनस वन, और इसकी पावर लगा दें क्यू माइनस आर, गुणा में बी की वैल्यू लिखें ए नॉट आर नॉट की पावर क्यू माइनस वन, और इसकी पावर लगा दें आर माइनस पी। शाबाश। अगला पद लिख दें सी ए नॉट आर नॉट, पावर है आर माइनस वन, और इसकी पावर लगा दें पी माइनस क्यू। ओके, ये आ गया LHS। ठीक, अब इस LHS को हम चलाएंगे आगे। देखो जो ए नॉट की पावर है सारी की सारी वो इकट्ठी करो। पहले सबसे पहले क्या करें, ए नॉट की पावर इकट्ठा कर लें। ए नॉट की पावर कितनी है, देखो यहाँ से पहुँचेगी Q माइनस आर प्लस आर माइनस पी और प्लस पी माइनस क्यू। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी पावर है ये मिलके 0 हो गई है। आर से आर कट गया, पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, मतलब ए नॉट की पावर 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है क्या, ये है आर नॉट की पावर। सारी की सारी पावर बेटा देख, अब आर नॉट की बची हुई है, तो आर नॉट की पावर शुरू करते हैं। ये हो जाएगी पी माइनस आर, ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर दें, पी माइनस वन और क्यू माइनस आर, है ना। ये हो गया देखो ऐसे। अच्छा, इसके बाद ये जुड़ेगी देखो इसके साथ, प्लस क्यू माइनस वन और गुणा में हो जाएगी आर माइनस पी। ये आर माइनस वन और गुणा में हो जाएगी पी माइनस क्यू। ये रहा देखो। तो यहाँ पर ए नॉट की पावर बेटा 0 हो गई है। काट के दिखाना चाहे दिखा दें, क्यू से क्यू काट दें, आर से आर काट दें, पी से पी काट दें। आगे चलिए, अब आर नॉट की पावर पे चलते हैं। आर नॉट की पावर पे चलते हैं अब। तो देखो ब्रैकेट को खोलो, इसको, इस ब्रैकेट को खोल दो, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये ब्रैकेट खुल गया पूरा। इसको खोल दो बेटा, प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। शाबाश। इस ब्रैकेट को खोल दे, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, ये ब्रैकेट भी खुल गया। ये देख पूरा ब्रैकेट खुल गया। सारे के सारे पद जोड़ घटा के फिट कर दे। देख यहाँ पे क्या हो रहा है, पी क्यू है, ये कट गया देख। पी आर माइनस का ये रहा, प्लस का ये रहा। शाबाश। माइनस का क्यू ये रहा, प्लस का क्यू ये रहा। प्लस का आर ये रहा, माइनस का आर ये रहा। प्लस का क्यू आर ये रहा, माइनस का क्यू आर ये रहा। प्लस का पी ये रहा, माइनस का पी ये रहा। तो कुल मिला के ए नॉट की पावर भी 0, आर नॉट की पावर भी 0, तो ये हो गया पूरा 1, और ये लिख दिया हमने आर एच एस। बस हो गया सवाल। ऐसे करना है। समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बस मान रखो, खत्म। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ लो बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 23 पे जाएं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा nवा पद ए बी हैं एवं पी n पदों का गुणनफल है, तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर बराबर ए बी की पावर n, है ना। क्वेश्चन नंबर 23। शाबाश।
बी जो है एनवा पद है, प्रथम पद ए है, सार्वनुपात अपनी तरफ से आर मान सकते हो। तो सार्वनुपात क्या मान सकते हो अपनी तरफ से, यहाँ पे आर, तो बी बराबर ए आर एन माइनस वन, यहाँ लिख देंगे ज्ञात है। ऐसा कर सकते हैं देखो, क्योंकि बी जो है वो एनवा पद है, तो बी का मान मिल गया हमें। अच्छा, पी क्या है, एन पदों का गुणनफल है, तो पी जो है बेटा, पी ये है ऐसे एन पदों का, यानी ए आर स्क्वायर एन पदों का, तो गुणा करते करते ए आर एन माइनस वन, ऐसा मतलब ये गुणनफल है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो पहले लिख लें क्या क्या बनने वाला है। मान लो पी है, तो बेटा ए कितनी बार आएगा, एन पद है ना, तो ए आएगा एन बार, और जो आर है उसकी पावर कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगी। देखो यहाँ पे आर की पावर क्या है, 0, यहाँ पे आर की पावर क्या है 1, यहाँ पे आर की पावर क्या है 2, और ये जुड़ेगी एन तक, प्लस 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 एन तक ये जुड़ जाएगी ऐसे। ए की पावर एन और आर की पावर, प्रथम पद क्या है बेटा 0, योग का फॉर्मूला लगाएंगे एन पदों का, n/2, तो प्रथम पद क्या है 0, तो 0 का 2 गुना, तो ये 0 ही हो गया, और n-1, और ये लगा देंगे अंतर, सर्वांतर या सार्वांतर, बताओ क्या होता है, ये लगा देंगे, मतलब समांतर श्रेणी का योग लगा देंगे। 0 देखो पहला पद है, ए की पावर क्या है, आर की पावर क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे आर की पावर क्या है 1, तो n पदों तक लगा देंगे, है ना। चलिए ए एन आर n/2 और साथ में आ गया n-1, ऐसा हो गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, p की आ गई, तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या बनेगा, देख ये हो गया p², a की पावर 2n, और आर में बेटा देखिए पावर है ना 2, ये हट जाएगी, तो ये हो जाएगा आर की पावर n-1, ये हो जाएगा, देख ऐसे। शाबाश, अब थोड़ा आगे देख लें एक बार, तो p² बराबर, तो देखिए यहाँ पे ये है b का मान a आर की पावर n-1, तो इसको अलग कर लेंगे, b का मान a की पावर 2n हो गई ना, खैर, तो n इसमें से अलग कर लेंगे, है ना, n को ऊपर चढ़ा लेंगे और a को 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि a की पावर 2n है, ऐसा कर लेंगे। देख, तो a आर की पावर n-1, और बेटा पूरी पावर जो है ऊपर लगा लेंगे n, क्योंकि देख एक n इसमें भी है, एक n इसमें भी है, ऐसे ऊपर चढ़ा लेंगे। देख a और ये क्या हो गया b हो गया कि पावर n हो गया, तो ये हो गया a की पावर n, b की पावर n, कुल मिला के पावर को ठीक कर देंगे, मतलब यहाँ पावर को ठीक कर देंगे, तो ये हो गया इति सिद्धम। शाबाश। चलिए एक बार ठीक कर लें, देख लें। समांतर श्रेणी लगी है, समांतर श्रेणी लगी है, देखो यहाँ पे आर की पावर में समांतर श्रेणी लगी है, ये वाली है ना। ओके, प्रथम पद 0 है, n पदों तक है। यहाँ पे देखो एक के साथ में क्या आर नहीं ना, आर की पावर 0 मान लेंगे पहले पद में, आर की पावर 1, आर की पावर 2 है, तो उस हिसाब से सोच के लगाया है ना। शाबाश। चलिए 23 हो गया, चलिए 24 करेंगे, है ना। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार देख लें, पढ़ लें, क्योंकि बेटा मैं पढ़ूंगा ना फिर मैं शुरू कर दूंगा करना, आप एक बार पढ़ लो, पहले पढ़ के ठीक करो, एक बार सोचो कैसे होना है। कुछ कुछ आ रहा होगा माइंड में, क्या क्या कर सकते हैं।
मतलब करा रहे हैं सर क्लास में, तो फिर हम भी जो है लिखना शुरू कर लें, अपना मिला लें, कर लें। तालमेल बिठा के चलना होता है, मतलब क्लास में जब पढ़ाई हो रही होती है अपने टीचर के साथ तालमेल बिठा के। कुछ बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, वो ठीक नहीं है बात। और वीडियो लेक्चर में तो इधर उधर देखने की बात ही नहीं, क्योंकि आप अकेले हैं और मैं भी अकेला हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इसका, 1-to-1 एजुकेशन, 1-to-1 है, एक बच्चा एक टीचर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, शाबाश। दिखाइए गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात। तो क्या माने इसको, ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या कि n पदों का योगफल Sn, तो a Rn-1 और R-1 ऐसे लिख लेते हैं, R-1 ये हो गया। ये तो हो गया पहले n पदों का योगफल। इससे आगे वाले n पदों का योगफल वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा S2n - Sn, तो a R⁻²n - 1 R-1 माइनस a Rn-1 और R-1। इस बात को समझना है बेटा, मतलब पहले n पदों का योगफल और आगे के n पदों का योगफल, n+nवें पद से 2n तक ये है। मतलब टोटल 2n पदों का योग निकाल लिया, उसमें से n पदों का घटा दिया, तो ये जो योग आ रहा है ये n+1वें पद से 2n तक हो जाएगा। फिर समझ में आ गई बात, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो रहा है ना। मान लो ये n है, तो ये पूरे कितने हैं, 2n है। तो बेटा ये चीज़ क्या हो गई फिर, ये हो गई S2n - Sn, आगे वाले n पद हैं। ये बात पहले भी आई थी। खैर अब कह रहा है जी इसके बटे में इसे कर दो, यानी Sn बटे S2n - Sn। शाबाश, ये हमें कुछ सिद्ध करना है। चलिए, तो a Rn-1 और a R2n-1, a Rn-1 ऐसे, और इसके बटे में R-1 देखो दोनों के बटे में है, और इसके बटे में ऊपर वाले के R-1। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ कट रहा है देख, एक तो a कट जाएगा सारा, एक ये R-1 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा Rn-1, नीचे R2n-1 माइनस Rn और +1। शाबाश, तो ये 1 भी कट जाएगा बेटा, तो ये हो गया Rn-1। अच्छा, अभी जो Rn है ना, कॉमन ले ले Rn को, तो ब्रैकेट में देख R⁻2n है, तो R⁻n बचेगी और माइनस का 1 बचेगा इसकी वजह से, तो ये भी कट जाएगा। तो क्या आ गया बेटा, Rn है ना, ले आ गया तेरा ये हो गया इति सिद्धम, हो गया सवाल देख, शाबाश। ओके, बड़े ही सहज में, बड़े प्यार से, आराम से मेहनत करें, लगातार काम करें, लंबे समय तक काम करें। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ लो अब। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ लो, मैं 25 करूँगा बेटा अभी, देखो क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ लो। मैंने कई बार कहा है कि वीडियो लेक्चर में 1-to-1 पढ़ाई होती है, इसको फिल्म की तरह ना देखें। इसमें ये मान के चलें भाई सर की क्लास में हम बैठे हैं, या फिर सर हमारी क्लास में हमें पढ़ाने आए हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सोच के चलें। कॉपी पेन एकदम पास में रखें, लिखें, प्रैक्टिस करते चलें। जो लिखा रह जाता है वो ज़्यादा याद रह जाता है, जो लिखा जाता है वो ज़्यादा याद रह जाता है, ये बात माननी पड़ेगी तुम लोगों को। लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लिया, शाबाश। बताओ क्या है। हाँ, यदि A, B, C तथा D गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 25, A, B, C, D गुणोत्तर श्रेणी में है,
तो दिखाइए। तो ए क्या हो गया, ए हो गया ए, बी हो गया ए आर, सी हो गया ए आर स्क्वायर, बेटा डी क्या हो गया, ये हो गया ए आर क्यूब। मतलब ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, ये बता दिया। तो यहाँ क्या लिख दिया, माना। यहाँ पे क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे। देखिए मान लिया मैंने, माना, मान लिया मैंने। अब क्या करते हैं, एल एच एस लेते हैं। एल एच एस क्या है, एल एच एस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा है। शुरू कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं, इससे क्या मिलेगा। क्योंकि आर है सार्वनुपात और ए प्रथम पद हो गया, तो बी सी डी के मान ए और आर के पदों में आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो ए स्क्वायर आर स्क्वायर और ए स्क्वायर सी में क्या आ जा रहा है बेटा, आर, तो आर की पावर 4 हो गई। अच्छा, यहाँ बी में क्या आ जा रहा है, ए आर, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4 और ये हो जाएगी ए स्क्वायर आर की पावर 6। तो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले तो ये हो जाएगा ए की पावर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ऐसे। यहाँ भी आर स्क्वायर कॉमन ले ले बेटा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर और आर की पावर 4, तो ये हो गया ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 का पूर्ण वर्ग। ये आ गया तेरा एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या कहता है, देखो ये कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर है, तो आर एच एस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर है। चलो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब है, इसका स्क्वायर है। तो इसमें से देखो ए तो ए की पावर 4 कॉमन हो जाएगी बेटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। यहाँ क्या बचेगा, आर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 5 स्क्वायर है। तो यहाँ से ए स्क्वायर आर कॉमन होगा तो आर स्क्वायर निकलेगा, ए की पावर 4 है, तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब और इसका स्क्वायर हो गया R4, आर की पावर 5 है ना, R4। तो ये क्या हो गया, ये हो गया RHS। तो लिख दिया, अतः LHS बराबर RHS। जांच करो, चेक करो एक बार, शाबाश। एक बार चेक कर लो, देख लो एक बार कैसे हुआ। ओके, शाबाश, देख लिया, चलेगा। शाबाश। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, शाबाश। हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, शाबाश। चलिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। ठीक, तो 3 और 81 के बीच में रखना है बेटा। तो पहला पद क्या है, 3, दूसरा पद 3r होगा बेटा, तीसरा पद 3r स्क्वायर होगा, चौथा पद 81 होगा। माना, क्या लिख दिया, माना अनुक्रम, ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो
ये है। पहला पद क्या है 3, दूसरा 3r, तीसरा 3r² और चौथा 81। तो चौथा जो पद है वो 81 है। पहला पद क्या है 3 है, तो 81। चौथा पद है 3r³, तो जो हो गया 27r³। r का मान बेटा 3 आ गया। अतः अनुक्रम अनुक्रम क्या बन गया 3, 9, 27, 81। ठीक, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 9 कोमा से दोनों लगी है ना 27, ये हो गया उत्तर। चलो अगला सवाल देखो। 26 हो गया, 27 देख लो। n का मान ज्ञात कीजिए जब a b के बीच गुणोत्तर मानते हो। यानी ये कह रहा है 27 में, ये कह रहा है वर्गमूल ए बी जो है वो होना चाहिए a की पावर n+1, b की पावर n+1 और a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक, तो क्या करते हैं, ऐसा सवाल वहाँ पीछे भी आया था समांतर श्रेणी में। n का मान रख के देखते हैं, इन समीकरणों के कोई हल नहीं हुआ करते, भैया n की पावर कहाँ से हम हल करेंगे इसको। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं n बराबर -1/2 रखने पर, बस और कुछ नहीं करना। दुनिया भर के नियम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, समय की बर्बादी है। देखो करके, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1/2 n का मान ऊपर हो जाएगा a की पावर 3/2 और b की पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा a की पावर -1/2 और b की पावर -1/2। तो ऊपर जो जा रहा है वो जा रहा है a√a प्लस b√b और नीचे जा रहा है √a प्लस √b बटे √ab, है ना, ये हो रहा है देखो। हाँ शाबाश। अब ये इसमें से बेटा n का मान -1/2 रखा है। ऊपर तो बेटा n+1 है ना। तो ये पद घूम के ऊपर आना चाहिए ना। चलिए हल करके देख लीजिए थोड़ा सा। b √ab है ना और √a√b। तो ये जो है n का मान अगर अंडर रूट में नहीं रखेंगे बेटा तो ये अच्छा n का मान 1/2 रखा, -3/2 रख दें अगर, तो ऊपर आ जाएगा √a√b और -3/2 का मतलब फिर ये पूरा मैटर नीचे आएगा। अच्छा चला गया। नहीं, यहाँ से तो बेटा ये आ जाएगा ना ऊपर, देखिए तो आ जाएगा a√a प्लस b√b, क्योंकि पावर क्या बनेगी, अच्छा 1/2 रखा है, 1/2 ये बनेगी ये। शाबाश, क्योंकि 1/2 शाबाश। ये देखो ऐसे 1 - 1/2, 1 - 1/2 है ना, तो ये बचेगी 1/2, नीचे बचेगी -1/2। तो ऊपर 1/2 √a प्लस √b हो गया, नीचे आ गया, तो ये ऊपर जाएगा बेटा, ये हो गया √ab, बस ऐसे हो गया। क्योंकि ये चीज़ है ना, ये इससे कट जाएगा पूरा, ये बटे के बटे में ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। तो क्या आया मान -1/2, है ना, ये उत्तर हो गया। मतलब ऐसे ही मान रख के चेक करके देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है।
और देखने में ऐसा लगता है कि पूरा कोई समीकरण हल करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ये समांतर श्रेणी में भी आया था एक सवाल, ए की पावर n बी की पावर n बटे ऐसा कुछ था, है। 27, 26, 26 मिटा देते हैं। 27 को एक बार चेक करके देख लें आप, 27 नंबर को, शाबाश। चलिए ओके, आगे चलें। अट्ठाईस, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं इतने इतने के अनुपात में हैं। तो ये आ गया 28। माना संख्याएं ए तथा बी हैं, ऐसे मान सकते हैं ना। ओके, अब आया संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, यानी ये कह रहे हैं कि जो a प्लस बी है वो बराबर है 6 वर्गमूल ए बी। और हमें बताना है b बाई ए बराबर 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 और 3 माइनस 2 वर्गमूल 2, ये हमें सिद्ध करना है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको? भाई ऊपर एक समीकरण है हमारे पास एक ऊपर समीकरण है। ज़रूरी नहीं है कि ये b बटा ए हमें सिद्ध करना हो, a बटा बी भी आ सकता है, अनुपात की बात है। तो ऊपर वाले से नीचे ये आ जाए या a बटा बी आ जाए। तो ऊपर क्या करते हैं बेटा, ऊपर करते हैं भाग कर लेते हैं इसको a से। तो 1 प्लस बी बटा ए बराबर 6, अंडर रूट के अंदर जाएगा, a से भाग किया ना, a स्क्वायर है ऐसे। तो ये हो गया 1 प्लस बी बटा ए बराबर 6 वर्गमूल b बटा ए हो गया ऐसे। अनुपात चाहिए, b बटा ए चाहिए है। तो क्या करते हैं, ये वाली चीज़ देखो, इसको क्या मतलब, माना वर्गमूल b बटा ए बराबर x। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 6x। ये हो गया, ये हमारे पास एक समीकरण आ गई। और हमें इसमें से x का मान निकालना है और कुछ नहीं करना। जो x का मान आएगा उसका वर्ग करेंगे ना फिर। भाई देखो x क्या है, x तो इसको माना है ना, समीकरण कुछ ऐसे ही बनी है, इसी को मानना पड़ेगा, कम से कम को मानना पड़ेगा। तो b बाई ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस, क्योंकि वर्गमूल में अगर b बाई ए एक्स है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, देखो b बाई ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये समीकरण बन गई। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि x है क्या, क्या है x, वर्गमूल में b बटा ए है ना। और हमें चाहिए क्या, b बटा ए। लाना कितना है, ये वाला। तो हल कर लो इसको, देखो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो x द्विघात का समीकरण है बेटा, 6 प्लस माइनस ऐसे, ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4, यानी ये हो जाएगा ऐसे और नीचे आ जाएगा 2। तो ये x हो गया हमारे पास 6 प्लस माइनस वर्गमूल 32 बटे 2। तो इसे भाग कर सकते हैं 2 से, ये हो गया 3, ये होता है 4 वर्गमूल 2। तो ये हो गया प्लस माइनस 2 वर्गमूल 2, ऐसा हो गया ये x। तो x जो है हमारे पास वो क्या है, वर्गमूल b बाई ए है, और अनुपात क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अतः एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर। शाबाश। तो ये कितना हो गया, देखो 3 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 यानी 8, और प्लस माइनस 12 वर्गमूल 2। तो ये हो गया 17 प्लस माइनस 12 वर्गमूल 2, ये आ गया। अच्छा, अनुपात कितना है, अनुपात है b बाई ए बराबर 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 और 3 माइनस 2 वर्गमूल 2, है ना। तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, ऐसे कर लेंगे ना। देखो नीचे वाले को हटाने के लिए
तो 3 + 2 वर्गमूल 2 का वर्ग आ गया और नीचे क्या आ गया 9 - 8। तो 3 + 2 वर्गमूल 2 का वर्ग आ गया, नीचे आ गया 1, है ना, ऐसे। तो बराबर 3 + 2 वर्गमूल 2 का वर्ग बेटा ये आ जाएगा 17 + 12 वर्गमूल 2। ठीक है, तो सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। क्योंकि यहाँ प्लस ले लेते हैं ना, मान लीजिए हम प्लस माइनस चला रहे हैं, मतलब प्लस ले ले, देखो ऐसे हैं, देखो प्लस ले ले, ये देखो, हाँ, तो ये आ गया, देख, हो गया नहीं हो गया आ गया, इतना ही आएगा ना, देख। यहाँ भी अगर मैं इसको परमेयीकरण करना कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको रेशनलाइजेशन। तो देखिए था अनुपात, इसको मैंने इसका नीचे वाले को ख़त्म करने के लिए यहाँ प्लस लगा के गुणा कर दिया ऊपर से। 3 + 2 वर्गमूल 2 का वर्ग बन गया ना ऊपर, हाँ, और यहाँ भी यही है, वर्ग भी यही है, तो अनुपात सिद्ध हो गया ना, शाबाश पक्का, डन हो गया सवाल। चलिए आगे चलते हैं। 28 पूरा हुआ। 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है 29 में, एक बार देख लो। शाबाश। यदि ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रम से समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हों तो सिद्ध कीजिए संख्याएं इतने इतने हैं, है ना। ए क्या है, समांतर माध्य। तो ए जो है बेटा वो है a+b/2 और जी क्या है, ये है वर्गमूल ए बी, है ना, ये ज्ञात है। तो यानी ए और बी क्या है, मतलब ए या बी का मान है। चलिए तो क्या करते हैं अपन ऐसा करते हैं बेटा, a+b = 2a, ऐसे कर लेते हैं और इसका वर्ग कर लेते हैं। ये हो गया, हाँ, ab = g², ऐसा हो गया, देख, मतलब इसका अगर वर्क करेंगे तो g² हो जाएगा ना, शाबाश। अच्छा अब b हटा लेते हैं इसमें से, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा g²/a, है ना, इसको यहाँ डाल देते हैं, a + g²/a = 2a, ऐसे। इसको और थोड़ा हल करते हैं, a² - 2aa + g² = 0, द्विघात का समीकरण बन गया बेटा। देखो इस a को इधर ले आएंगे, उधर माइनस कर लेंगे ले जाके, तो 2aa हो जाएगा, देख 2aa, है ना, ऐसे हो गया। चलिए अब इसको हल कर लेंगे आगे। आगे कर लो, इसको हल कर लो, शाबाश। लिखना शुरू कर लिया, हल कर लो इसको। ओके, चलूँ आगे, चलूँ मैं, शाबाश। चलिए तो ये हो गया a² - 2aa + g² = 0। a का मान निकालना है, तो a का मान कितना हो गया, -b यानी 2a ± 2 बड़ा a, है ना, ऐसे। और वर्गमूल में चला गया 4a² - 4g² और बटे में आ गया बेटा 2। ये क्या है, श्रीधराचार्य, श्री 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 ये है श्री श्री, है। अच्छा अब यहाँ से 2 कॉमन लेके यहाँ पूरा 2 काट दो, तो ये हो गया a ± वर्गमूल में आ गया a² - g², बस। तो a ± इसको गुणनखंड के रूप में लिख दो, a + g और a - g, ऐसा, ठीक। तो ये आ गया a, यानी संख्या। एक संख्या कब प्राप्त होगी, जब प्लस लेंगे, दूसरी कब प्राप्त होंगी, माइनस लेंगे। तो यही है हमारा उत्तर। ये हो गया तुम्हारा 29 नंबर, है, शाबाश। चलो 30 नंबर को पढ़ लो। 30 नंबर में क्या है,
किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगुनी हो जाती है। दुगुनी 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 कितना बढ़िया शब्द है ये, दुगुनी दुगुनी हम कह रहे हैं दो दो गुना हो जाती है, दो गुना हो जाती है। तो यहाँ लिखा लिखा हुआ दुगुनी शाबाश। हाँ चलिए, तो ये है 30 नंबर पढ़े। हाँ, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात 2 गुना हो जाती है। यदि प्रारंभ में उनमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटे बाद क्या होगी? ठीक, 30वां। तो दूसरे घंटे, दूसरे, चौथे और nवें है ना, तो दूसरे घंटे बाद क्या हो जाती है? दूसरे घंटे बाद है क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी 30R यानी 60। चौथे घंटे बाद कितनी हो जाएगी बताओ? ये दूसरे घंटे बाद है। तीसरे घंटे बाद R² आएगा, मतलब ऐसी कहानी होगी ना। देखो 30R और 30R² और 30R³ ये होगा ना 4 घंटे। पहले घंटे में कितनी है? 30। दूसरे में, दूसरे के बाद मतलब दूसरे में कितनी बन गई? 30। तीसरे में कितनी बन गई? चौथे में कितनी बन गई ना? तो चौथे घंटे बाद होगी 30R³ है ना। तो कितनी हो जाएगी ये? 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये होगी 240। अच्छा, n घंटे में, n घंटे बाद है, ये भी तो हो गया। तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 30 2 की पावर n-1। देखो ये हो रहा है n घंटे बाद है, क्योंकि पहले घंटे बाद कितनी हो जाती है? 30 पहले घंटे बाद होती है। 1 घंटा गुजरने के बाद कितने बैक्टीरिया हो जाते हैं? 30। 2 घंटा गुजरने के बाद, मतलब एक गुणोत्तर श्रेणी है, सीधी सी बात है। चलिए, अब आया 31 नंबर। 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी? ज्ञात कीजिए। 500 रुपये 10% चक्रवृद्धि, तो प्रथम वर्ष बाद कितना हो जाएगा बेटा? 500 रुपये अभी दिए हैं, 1 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 500 प्लस 500 का 10% बटे 100 यानी 500। 1 10 बटे 100 यानी 500। 1.1 ऐसा हो जाएगा बेटा। ये पहले वर्ष के बाद है। दूसरे वर्ष के बाद, दूसरे वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा मूलधन, ऐसे, और इतना ही और आ जाएगा आगे। भैया मूलधन बन जाएगा, मूलधन के बाद ये नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि इतना % और जुड़ जाएगा उसमें। ये दूसरे वर्ष के पश्चात है। तीसरे वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगा? 500, 1.1, 1.1 और 1.1 ऐसे। तो कुल मिला के पहले वर्ष के बाद 500 रुपये की धनराशि 10 वर्षों बाद ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा? n यानी हो जाएगी 10 वर्षों बाद, 10 वर्षों पश्चात कितनी हो जाएगी बताओ? 500 और 1.1 की पावर 10। यही तो होगी 10 वर्षों के बाद, क्योंकि पहले वर्ष के बाद ये हो जाती है। अभी 500 है, 1 वर्ष के बाद इतनी हो जाएगी भाई। मतलब 550 रुपये हो जाएंगे, और ये 550 रुपये फिर मूलधन बन जाएंगे। देखा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बढ़ता है। शाबाश। तो ये हो गए तुम्हारे सारे के सारे
सवाल तुम्हारे हो गए हैं सारे के सारे हैं। अब चलेंगे विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल। ये जो विशेष अनुक्रम हैं, मतलब श्रेणी में नहीं है, कुछ अलग तरीके से कुछ इस तरह के अनुक्रम हैं जो विशेष श्रेणियों में आते हैं, तो 3 हैं, है ना। ये है, अब इनको भी फिर हल करेंगे, छोटी सी प्रश्नावली है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे विविध प्रश्नावली पर। शाबाश। तो अगली क्लास में क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखें और पढ़ के रखें। मतलब जब अब ये पता है भाई अगला लेक्चर हमें देखना है, पढ़ना है, तो ये कंफर्म हो जाती है जब हम कोर्स में पढ़ रहे होते हैं कि अगला पढ़ लेंगे। पहले इसके किताब में दिया क्या, पहले पढ़ लेंगे, फिर फटाफट मैं थोड़ा बेसिक बता दूंगा और फिर सवाल करना शुरू करेंगे। तो मेरे साथ एक बार सवाल हल कर लेंगे। अगर मेरे साथ आप एक बार सवाल हल कर लेते ना, मतलब मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मान लो अगर आप हल सवाल कर लेते हैं, करते जाते हैं, तो दोबारा मतलब रिवीजन करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, हो गया काम, डन हो जाएगा। और अच्छे लेवल का रिवीजन कर सकते हैं फिर, भाई नॉर्मल जो सवाल है हमने वो तो कर ही लिए ना, फिर हम अच्छे लेवल का रिवीजन कर सकते हैं। शाबाश। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, हैं। शाबाश।